देखेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल की जब एजिंग की जाती है, जब अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एस्टिमेट किए जाते हैं, तो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर 7 के, वो कैसे सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम 7.5 पेज नंबर 319। Public image, a firm specializing in marketing and publicity services uses the balance sheet approach to estimate uncollectible account expense. At year end, aging of account receivable produce the following classification. यानी इस क्वेश्चन में एजिंग का शेड्यूल हमें नहीं बनाना, वो कंपनी ऑलरेडी बना चुकी थी। उसके जो रिजल्ट निकले थे, यानी जो टोटल निकले थे हर एज ग्रुप के, वो यहाँ पे एक मालूम करके हमें दिए हुए हैं। On the basis of past experience, the company estimated the percentage probably uncollectible for the above 5 age groups to be as follows. इन पांचों ग्रुप के लिए जितना परसेंट अकाउंट रिसीवेबल कंपनी ने एस्टिमेट किया कि वो अनकलेक्टेबल होंगे, उसकी परसेंटेजेस यहाँ पे दी हुई हैं। ग्रुप 1% ग्रुप 2 3%, इसी तरह ये सारे। The allowance for doubtful account before adjustment at December 31st showed a credit balance of 8,100. यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, इससे पहले भी अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का कुछ बैलेंस था, वो था December 31st को 8,100 का। Instructions A part, compute the estimated amount of uncollectible accounts based on above classification of age group. एज ग्रुप के हिसाब से ये जो क्लासिफिकेशन हमें दी हुई, इसके हिसाब से हमने एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने पीछे किया था। यहाँ पे इस तरीके से एज ग्रुप, टोटल परसेंटेजेस और ये एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अकाउंट्स निकालनी है। तो ए पार्ट है इसका कि हमने ये फाइंड आउट करना है, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया था, नॉट येट ड्यू, 1 to 30 डेज पास्ट ड्यू, ये सारे एज ग्रुप्स हमें दिए, इनकी अमाउंट सामने हमने लिख ली, उसका टोटल लिख लिया क्वेश्चन से देख के। $5,62,500 इसका टोटल था। परसेंटेजेस हमें दी हुई थी सबकी। हमने एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अकाउंट्स किस तरह निकाले, 333,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया 3,330। इसी तरह सबको इनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके, परसेंटेज है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये सब आ जाएंगे। इन सब का टोटल कर लिया तो $27,180 आ जाएंगे। यानी कि 562,500 में से 27,180 अकाउंट रिसीवेबल ऐसे हैं जो हमारी कंपनी ने एस्टिमेट किए कि वो अनकलेक्टेबल होंगे। बी पार्ट इसका, प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री नीडेड टू ब्रिंग द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स टू द प्रॉपर अमाउंट। अब हमने एक एडजस्टिंग एंट्री करनी है ताकि अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट की अमाउंट को हम कैलकुलेट कर सकें। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट यानी कि इससे पहले ये जो हमने ए पार्ट किया था, इसमें कितने अनकलेक्टेबल अकाउंट की अमाउंट थी, 27,180 थी। और इससे पहले हमें क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया था यहाँ पे कि अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 8,100 है। 8,100 क्रेडिट था और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे, तो 19,080 बैलेंस आ जाएगा। अब हमने इस 19,080 की जर्नल एंट्री करनी है। हमने क्या रिकॉर्ड करना है, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। तो अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट होता है और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट होता है। हमने पहले भी एंट्री की है। 19,080 इसकी अमाउंट है। टू रिकॉर्ड द पार्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल टू बी अनकलेक्टेबल, यानी अनकलेक्टेबल जब डेबिट होता है तो ऑब्वियसली अलाउंस फॉर डाउटफुल को हम क्रेडिट करते हैं। तो हमें अनकलेक्टेबल की जगह अलाउंस फॉर डाउटफुल की बात की जा रही है, लेकिन बात वही है कि जब ये क्रेडिट होगा तो डेबिट ऑब्वियसली अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस ही होगा। तो इसकी अमाउंट पहले ये वाली हमने ली जो कि हमें ए पार्ट में दी, ए पार्ट में हमने कैलकुलेट करके निकाली, और कुछ क्रेडिट बैलेंस पहले से भी दिया हुआ था, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट की टोटल क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी 19,080, और डेबिट भी यही होगी अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस में। ये बी पार्ट हो गया। सी है, अज्यूम दैट ऑन जनवरी 10 ऑफ फॉलोइंग ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर, ये December 31 का शेड्यूल है, नेक्स्ट ईयर जनवरी 10 को Public Image learned that an account receivable that had originated on September 1 in amount of 8,550 was worthless because of bankruptcy of customer. Cranston Manufacturing prepare journal entry requiring on January 10 to write off this account. जो अकाउंट रिसीवेबल थे उसमें से एक जो है उसके जिस कंपनी का था, वो क्रेंस्टन मैन्युफैक्चरिंग का, वो बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया हो गई है। 8,550 उसके अकाउंट रिसीवेबल थे, तो कंपनी को एक जर्नल एंट्री करनी है इसको राइट ऑफ करने के लिए। तो राइट ऑफ का तरीका हमने देखा था किस तरह से होता है। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट जो यहाँ हमने क्रेडिट किया था ये डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा कंपनी के नाम के साथ। अमाउंट क्या है, 8,550 लिखा। टू राइट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एज अनकलेक्टेबल फ्रॉम क्रेंस्टन मैन्युफैक्चरिंग। तो इस वाली एंट्री में सिर्फ हम एस्टिमेट कर रहे थे,
19,080 अनकलेक्टेबल है। इन 19,080 में से 8,550 जो है वो हमने अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दी, क्योंकि कंपनी जो कस्टमर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम 7.7 पेज नंबर 320 पर। ये कंप्रिहेंसिव प्रॉब्लम है जिसमें सारे जो भी इस चैप्टर में अकाउंट रिसीवेबल की डीलिंग्स हैं वो सारी इस एक क्वेश्चन में कवर हो रही हैं। Nagano International has 420 अकाउंट रिसीवेबल इन इट्स सब्सिडियरी लेजर। सब्सिडियरी लेजर हमने पढ़ा था कि एक मेन लेजर होता है, उसके अंदर फर्दर जो लेजर होता है वो सब्सिडियरी होता है। तो एक अकाउंट रिसीवेबल का मेन लेजर होगा जिसको कंट्रोलिंग अकाउंट कहा जाएगा, जिसमें सारे अकाउंट रिसीवेबल एक साथ होंगे, लेकिन जब हर कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल अलग कर देंगे तो उसको सब्सिडियरी लेजर अकाउंट रिसीवेबल का कहा जाएगा। तो 420 कस्टमर्स हैं इस कंपनी के, तो 420 अकाउंट रिसीवेबल के लेजर होंगे। ऑल अकाउंट्स आर ड्यू इन 30 डेज। मेन जो इसका ये क्वेश्चन डिपेंड करता है इस बात पे करता है कि ड्यू डेट सारे अकाउंट रिसीवेबल की 30 डेज यानी कि एक मंथ है, यानी सारे अकाउंट रिसीवेबल जो है वो एक महीने के अंदर अंदर कहा गया है कि पे हो जाएंगे। ऑन December 31st एजिंग शेड्यूल वाज प्रिपेयर्ड, द रिजल्ट्स आर समराइज्ड बिलो। एजिंग शेड्यूल बना के दिया हुआ था जिसका टोटल जो है अमाउंट यहाँ पे दी हुई है। कितने कस्टमर्स का है ये? 418 नेम्स। टोटल ऊपर बताया 420 कस्टमर्स है, लेकिन ये 418 कस्टमर्स के टोटल अकाउंट रिसीवेबल की हर एज ग्रुप की अमाउंट दी हुई। 2 अकाउंट रिसीवेबल्स वर एक्सीडेंटली ओमिटेड फ्रॉम दिस शेड्यूल। क्योंकि 420 है, यहाँ पे 418 के दिए, तो दो इसमें से एक्सीडेंटली का मतलब है मिस्टेकनली इसमें से डिलीट हो चुके हैं। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल रिगार्डिंग दोज अकाउंट्स। वो दो कौन से हैं? ये दो कस्टमर्स हैं, JRDs और एन सेल्स्टेड। JRDs ओव्स 10,625 फ्रॉम 2 इन्वॉइसेस। एक कस्टमर JRDs है जिसके ऊपर टोटल हमारे $10,625 अकाउंट रिसीवेबल हैं। दो इन्वॉइसेस के तहत उसने परचेजिंग की थी, यानी दो रसीदों में। एक इन्वॉइस नंबर 218 है जिसकी डेट सितंबर 14 को उसने परचेजिंग की थी, अमाउंट इसकी थी 7,450। और दूसरी इन्वॉइस यानी रसीद नंबर 568 उसकी डेट नवंबर 9 थी और अमाउंट उसकी थी 3,175। तो ये दो इन्वॉइसेस के तहत इस कस्टमर ने परचेजिंग की थी और इसने कहा था कि पैसे मैं आपको दे दूंगा। एक की डेट सितंबर 14 है, दूसरी की नवंबर 9 है। दोनों की पेमेंट 30 दिन के अंदर होनी थी। एक ये इसमें से ओमिटेड है और दूसरा एन सेल्स्टेड ऑफ टोटल 9,400। ये भी 2 इन्वॉइसेस है। इन्वॉइस नंबर 574 डेट नवंबर 19, अमाउंट 3375। सेकंड इन्वॉइस नंबर 641 डेट दिसंबर 5, अमाउंट 6025। Instruction A part, complete the aging schedule as of December 31st by adding to the column subtotals and aging of accounts of RDs and Selstead। ये जो aging schedule ऊपर दिया हुआ है ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें 418 कस्टमर्स के टोटल दिए हुए एज ग्रुप टोटल दिए अकाउंट रिसीवेबल के, लेकिन इन दो के नहीं दिए। तो हमने इसको कंप्लीट करना है ये दो कस्टमर्स की डिटेल भी इसमें डालकर। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले जिस तरह से ये दिया हुआ था इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। सब टोटल्स ये अमाउंट दी हुई थी, ये पहली दो लाइंस जो है क्वेश्चन में एज इट इज़ दी थी, ये हमने इसी तरीके से लिख ली। अब जो दो कस्टमर रहते हैं पहले एक की एंट्री करेंगे। पहला है JRDs, टोटल अमाउंट कितनी है उसकी? 10,625। तो टोटल के कॉलम में हमने JRDs का नाम लिख के हमने टोटल में लिखा 10,625। अब हमने देखना है कि किस एज ग्रुप में ये आएंगे। ये डिपेंड करता है इन्वॉइस डेट पे। पहली इन्वॉइस जो है उसकी डेट है सितंबर 14 और अमाउंट है $7,450। सितंबर 14 इसकी अमाउंट है, ड्यू होती है 30 दिन में। सितंबर 14 का अगला महीना होगा अक्टूबर 14, इसका मतलब है अक्टूबर 14 तक ये जो 7,450 है ये इस कॉलम में आएंगे, नॉट ये ड्यू पे। लेकिन हम शेड्यूल बना रहे हैं दिसंबर 31 को, तो हमने दिसंबर 31 तक काउंट करना है और देखना है कि ये अमाउंट कौन से कॉलम में आएगी। तो सितंबर 14 की डेट थी इनवॉइस की, अक्टूबर 14 तक ये यहाँ पे आया अगला महीना, नवंबर 14 तक ये यहाँ पे आया, उससे अगला महीना दिसंबर 14 तक ये यहाँ पे आया। हम कब बना रहे हैं? दिसंबर 31 को। दिसंबर 14 यहाँ पे, तो दिसंबर 14 से ज़्यादा और जनवरी 14 से कम वो इस कॉलम में आ जाएगा। 61 to 90 डेज पास्ट ड्यू, तो हम इस कॉलम में इस कस्टमर के सामने ये अमाउंट लिख देंगे $7,450। यानी कि इस इनवॉइस को ड्यू हुए 61 to 90 डेज गुजर चुके हैं, यानी कि 2 महीने से और ज़्यादा और 3 महीने से कम, 2 से 3 महीने के दरमियान का टाइम जो है इसको गुजर चुका है। कैसे हमने कैलकुलेट किया? इनवॉइस की डेट थी सितंबर 14, एक महीना, ये मैंने क्वेश्चन में पहले आपको बताया था, पहली लाइन में लिखा है ऑल अकाउंट्स आर ड्यू इन 30 डेज के 30 दिन उनकी ड्यू डेट है। तो सितंबर 14 इसकी डेट थी, अक्टूबर 14 तक ये इस
कॉलम में आए, नवंबर 14 यहाँ, दिसंबर 14 यहाँ, और फिर दिसंबर 14 से ज़्यादा हो गया क्योंकि हम दिसंबर 31 को बना रहे हैं, तो ये इस कॉलम में आ जाएगा। दूसरी इन्वॉइस इसकी है इन्वॉइस नंबर 568 डेटेड नवंबर 9 इन द अमाउंट ऑफ 3175। अब नवंबर 9 की इन्वॉइस थी तो दिसंबर 9 को ये इस कॉलम में आएगा, और दिसंबर 9 से ज़्यादा यानी दिसंबर 31 तक वो इस कॉलम में आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3175। एक कस्टमर की एंट्री हो गई, दूसरे की करते हैं। एंड सेल्स स्टेट टोटल अमाउंट इसकी है 9400। हमने टोटल में लिखा 9400। पहली इन्वॉइस है इन्वॉइस नंबर 574, डेट है नवंबर 19, अमाउंट 3375। नवंबर 19 तो दिसंबर 19 तक ये यहाँ आएगा, और दिसंबर 19 से ज़्यादा हो गया तो यानी कि जनवरी 19 से कम, दिसंबर 19 से ज़्यादा, तो ये इस कॉलम में आ गया। तो ये 3175 हम यहाँ लिखेंगे, यानी जनवरी से पहले पहले जिस कॉलम में आ रहा होगा हमने उस कॉलम में लिखना है, क्योंकि हम शेड्यूल जो है वो दिसंबर 31 को बना रहे हैं। सेकंड है इन्वॉइस नंबर 641 डेटेड दिसंबर 5, अमाउंट 6025। दिसंबर 5 अमाउंट है तो कब ड्यू होगा? जनवरी 5 में। तो ये इसी पहले ही कॉलम में आ रहा है कि ये अब तक ड्यू ही नहीं हुआ। दिसंबर 5 को उन्होंने परचेजिंग की थी, अब तक इसकी ड्यू डेट नहीं आई, तो ये नॉट येट ड्यू में आ जाएगा 6025। सारी एंट्रीज हमने कर ली, दोनों कस्टमर की, दोनों इन्वॉइसेस की। अब हमने टोटल करना है। टोटल के कॉलम को टोटल किया, नॉट येट ड्यू दूसरा, तीसरा, और सारों को टोटल किया। ये सारे कॉलम्स का टोटल 883150 होना चाहिए। नॉट येट ड्यू 1 to 30, 31 to 60, 61 to 90, ओवर 90, इन सब का टोटल जो है 883150 होना चाहिए। ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट है इसका, प्रिपेयर अ शेड्यूल टू कंप्यूट द एस्टिमेटेड पोर्शन ऑफ ईच एज ग्रुप दैट विल प्रूव अनकलेक्टेबल एंड द रिक्वायर्ड बैलेंस इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। अरेंज योर शेड्यूल इन फॉर्मेट इलस्ट्रेटेड पेज 292। बुक पे फॉर्मेट दिया हुआ है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। फॉलोइंग परसेंटेजेस ऑफ ईच एज ग्रुप आर एस्टिमेटेड टू बी अनकलेक्टेबल। परसेंटेजेस आपको दी हैं अनकलेक्टेबल, जो भी पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट करना है। ये एज ग्रुप हैं सारे, इनके टोटल ये लास्ट लाइन में हमने कैलकुलेट किए। ये हॉरिजॉन्टली लिखे हैं, यहाँ वर्टिकली लिख देंगे। परसेंटेज हर ग्रुप की दी हुई है, हमने इनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अकाउंट्स की अमाउंट निकाल ली और टोटल कर लिया। तो ये हमारे पास आ गए एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अकाउंट, यानी 883150 अकाउंट रिसीवेबल में से 52,500 जो है वो एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल है। हमारा एस्टिमेट है कि ये कलेक्ट नहीं हो सकते।